बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो अहम मौज़ूआत पे हमने बात करनी है। एक तो ट्रांसफ़र जजेस के केस में आज छुट्टी के दिन एक बड़ी खबर आई है। आखिरी कील शायद जो है वो ठोक दिया गया है। कैसे जो है वो आखिरी कील ठोका गया है और इस कील की वजह से क्या असरात होंगे हमारी जुडिशरी में, अदलिया में, और वो जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनका क्या होगा, इस पे भी हम जो है वो बात करेंगे आज की वीडियो में तफसील के साथ। और सदर मुमलिकत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या मामला भेजा था, क्या हुआ वहाँ पे, अजीब ही हो गया, नोटिफिकेशन आ गया। बात करते हैं इसके साथ, इसमें तफसील के साथ। और दूसरा हमारा मौजू होगा वो है मखसूस नशिस्तों का केस। एक बड़ा मुतनाज़ा तरीन फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और इस केस में सेहत तरीन दिन आप ये कह सकते हैं कि 13 जनवरी 2024 के बाद 27 जून 2025 जो अदलिया की तारीख में स्याह तरीन दिन के तौर पर देखे जाएंगे, जब अवाम को नुमाइंदगी के जो हकीकी हक है उससे महरूम किया गया। महरूम किसी और ने नहीं किया, अदलिया ने किया, अदालत उज़्मा ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। उसके असरात पे हमने बात करनी है। और ख़ास तौर पर इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक जो वो प्रेस रिलीज आई है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम तो बिल्कुल पाकबाज हैं, हम तो बिल्कुल जो है वो दूध के धुले हुए हैं, और हमने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हर काम किया है, और हम जो है वो बिल्कुल जो है वो हमारे हवाले से आप गलत बातें ना किया करें। ये जो है वो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे जो बड़ा गिला किया है इलेक्शन कमीशन ने, उस गिले को आपके सामने रखेंगे और उस गिले पे भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ गिला बनता है और कहाँ कहाँ इलेक्शन कमीशन गलत था। ये कोई और नहीं, वो रिपोर्ट्स कह रही हैं, और बहुत कुछ जो है वो मौजूद है रिकॉर्ड पे। दो मौजूआत हैं, इस पे तफसील के साथ बात करते हैं। आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन थोड़ी सी तफसील होगी। अब हमारा यूट्यूब चैनल जब वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रांसफ़र जजेस के केस से मुतल्लिक। 1 फरवरी सुबह तकरीबन 9 बजे से लेकर शाम तकरीबन 5-6 बजे तक ट्रांसफ़र जजेस के जो नोटिफिकेशंस थे उस पर हतमी तौर पर जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो उस वक़्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, फिर चीफ जस्टिस हाजी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, और उसके बाद थे वज़ारत कानून थी, सेक्रेटरी कानून, और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और उसके बाद सदर पाकिस्तान, और उसके बाद गज़न नोटिफिकेशन। 6-7 चीज़ें मैंने गिनवाई हैं आपको कि ये 6-7 काम जो है 1 फरवरी 2025 को इन 5-6 घंटों में हुए थे। 5-6 घंटों में ये सारे काम हो गए थे। ऐसे लगता है कि सारे जो है वो लाइन में लगे हुए थे कि जनाब आप भी दस्तखत कर दें, आप भी कर दें, आप भी कर दें। आप ऐसा होता नहीं है। ये सारे हाई ऑफिसेज हैं, मतलब कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास एक फ़ाइल आती है तो एक तरीके के तहत आती है, सिग्नेचर होते हैं, तरीके के तहत वापस आती है, 2-4 दिन लग जाते हैं कम से कम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी यही मामला है, वज़ारत कानून का भी यही मामला है, वज़ीर आज़म और सदर का मामला तो है ही अजीब। कई जो है वो हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन ये 5-6 घंटों में ये सारा कुछ हो गया, क्योंकि हुकूमत चाह रही थी। और हम हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि हर हुकूमत ये चाहती है कि हमारी मनपसंद की अदलिया हो, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक चलने वाली अदलिया हो। हुकूमत तो यही चाहती है ना, हमारे हक में फैसले करने वाले जज हों, हमारे खिलाफ फैसले करने वाले जज ना हों। हुकूमत तो यही चाहती है। लेकिन अफसोस हमें अदलिया से है। अदलिया ने अपने जो है पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी या कुल्हाड़ा मारा, और उसमें डेफिनेटली जैसे याह्या अफरीदी साहब जो है उनकी इसमें जो कंसल्टेशन थी, उन्होंने जो एक लंबी चौड़ी लिखी उन्होंने जो है वो उस हवाले से, और उन्होंने कहा कि क्या बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पंजाब का रंग जो है वो उभरेगा, और जो सिंध की अंदरून सिंध का रंग उभरेगा, बलोचिस्तान जो है वो, ये उन्होंने कहा कि ये फेडरलिज्म है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हैरान हूँ मैं कि हमारी जुडिशरी जो है उसने बिल्कुल भी उन इंडिपेंडेंट जजेस को, उन आज़ाद मनश जजेस को
बिल्कुल अलग थलग छोड़ दिया है, अकेले छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने सच बोला, उन्होंने ख़त लिखा, उन्होंने वो हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पे लाए कि जो हक़ाइक़ कोई और नहीं ला रहा था। उन्होंने वो हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर लाए जो मुश्किलात, जो मुदाखलत उनको सामना था। 25 मार्च 2024 का ये वाक़या था। 25 मार्च 2024 से लेकर आज तक उनको साइड लाइन करने के लिए हर कोशिश हो रही है। आज संडे के दिन जो नोटिफिकेशन सामने आया है, जो 27 जून का है, उस नोटिफिकेशन में भी उन आज़ाद मनश जजेस को साइड लाइन करने की कोशिश का एक और मरहला जो है वो मुकम्मल हुआ है। और उसमें डेफिनेटली अदलिया की अंदर जो अदलिया के लोग मौजूद हैं, उनकी मर्जी, उनकी मंशा, उनके अमल की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और ये आज़ाद अदलिया जो कंप्रोमाइज़ हो रही है, इंडिपेंडेंट जो है वो अदलिया की, इसके बड़े गहरे असरात होंगे। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आंखें बंद करके लगी हुई हैं, उनको नहीं समझ आ रही। हमें पता है 2018 में उस वक़्त जो है वो फैज़ हमीद जो है उसका तोती बोलता था, जनरल फैज़ हमीद का। उस वक़्त भी नवाज शरीफ साहब जो है, उनकी फैमिली जो है, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने 2 माह 19 दिन में ज़मानत दी थी। उस घुटनज़दा माहौल में भी उस वक़्त जनरल फैज़ हमीद का तोती बोलता था, दी थी ज़मानत। अदलिया में खड़े होने वाले जज मौजूद थे, हैं। लेकिन मसला ये है कि आप इतना साइड लाइन करें, उनको इतना दीवार से लगाएं, इतना दीवार से लगाएं कि कल आपकी अगर बारी आ गई तो फिर क्या होगा? क्योंकि आप 2018 में आपको रिलीफ मिला, हमने देखा, अपनी आंखों से देखा। लेकिन अब क्या सूरत हाल है? आपके जो अपोनेंट हैं, आपके जो मुखालिफ हैं, इमरान खान, 17 जनवरी से लेकर आज जब हम बात कर रहे हैं, आज तक 29 जून है, आज तक उनका केस मैच्योर नहीं हो सका। उनका 190 मिलियन पाउंड केस, उनका राइट है कि उनको सुना जाए, केस लगे, केस ही नहीं लगता, केस फिक्स ही नहीं होता। तो बात आते हैं उस मुद्दे पर जो आज हुआ है, ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी क्या होगी? ट्रांसफर जजेस मुस्तकिल है या आर्जी? ये सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर, 3 जजेस ने ये मामला सदर को भेजा था। किस कानून के तहत भेजना तो ठीक है, लेकिन सदर ने किस कानून के तहत सीनियरिटी का तयन करना है? सदर ने किस कानून के तहत यह बताना है कि यह आर्जी है या मुस्तकिल है ट्रांसफर? कोई कानून नहीं है, सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है। आर्टिकल 200 में उनके पास ट्रांसफर का इख्तियार है, यह तयन करने का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने यह तयन करना था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर, जिन्होंने ये तयन नहीं किया, अपने सर से जो है वो उतार के जो है भेज दिया, जी करो, जी तुसा करो, हालांकि उनका नहीं इख्तियार नहीं था। लेकिन आज सदर मुमलिकत ने वही किया भाई, जो 1 फरवरी 2025 को किया था, वही 29 जून 2025 को किया है। उन्होंने तो केस ही यही लड़ा, अटॉर्नी जनरल यही कहते रहे कि मुस्तकिल ट्रांसफर है और सीनियरिटी जस्टिस सरफराज डोगर उनकी टॉप पे होगी। तो उन्होंने तो वही किया है। वो नोटिफिकेशन आज जो है वो आ गया है। अब कल 30 जून है और परसों 1 फरवरी है, 1 जुलाई है। 1 जुलाई को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है, जिसमें जो सीनियरिटी सदर मुमलिकत ने जारी की है, जिसमें सीनियर 3 जज जस्टिस सरफराज डोगर, 2nd नंबर पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, 3rd नंबर पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जो अभी एक्टिंग जज है सुप्रीम कोर्ट के। इन 3 जजेस के नाम कंसिडर होंगे और डेफिनेटली हुकूमत जस्टिस सरफराज डोगर के हक में वोट देगी और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बन जाएंगे। तो ये मामला है कि इसमें जस्टिस जो है वो हाजी याया अफरीदी साहब ने हिस्सा पूरा डाला, उस वक़्त के जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूरा हिस्सा डाला, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट उस वक़्त के जो थे, उन्होंने भरपूर हिस्सा डाला उसमें। हालांकि इसके जो सर्कमस्टांसेस थे, जो हालात थे, जो सिनेरियो था, जो सिचुएशन थी, उसको उस वक़्त भी नहीं देखा गया, उस वक़्त की अदलिया भी नहीं देखा, उस वक़्त की अदलिया के हेड ने भी नहीं देखा, और अब आईनी बेंच ने भी नहीं देखा कि क्या मामला है।
आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तब्दील कर दी गई, साइडलाइन कर दिया गया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीजन बेंच नहीं मान रहा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी या बाकी जो ये जजेज हैं कहीं किसी कमेटी शेटी में नजर ही नहीं आ रहे, रूल तब्दील कर दिए गए बगैर फुल कोर्ट बुलाए हुए। तो इस सिनेरियो में आज का दिन एक आखिरी कील ठोकने के मुतरादिफ है। और आपको रिसेंट पास्ट में कोई केस इमरान खान साहब का, पीटीआई का या हाई प्रोफाइल केस इन जजेस के सामने लगता हुआ नजर नहीं आया, नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो यही हुकूमतें चाहती होती हैं, लेकिन अफसोस फिर भी अदलिया पर है, अदलिया के हेड पर है, जस्टिस याया अफरीदी पर है, जो इस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बचा सकते थे, बचा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट किया हुकूमत के उस इकदाम को। बाद में कहते रहे कि सीनियरिटी टॉप बॉटम से होगी, टॉप से नहीं होगी। किसी ने उनकी बात नहीं मानी, किसी ने उन्होंने नहीं दिखाया कि सीनियरिटी क्या होगी, बगैर हलफ के वो आएंगे, वो मुस्तकिल हैं या आर्जी हैं। उन्होंने कंसल्टेशन लेकर जो है वो सारा कुछ ये किया था। लेकिन इसके बावजूद जस्टिस याया अफरीदी अब कहाँ खड़े हैं, ये सूरत हाल जो है वो देखने वाली है। और आने वाला जो सिनेरियो है बड़ा ही तबाहनाक जो है वो तबाहकुन जो है वो नज़र आ रहा है बज़ाहिर। आगे बढ़ते हैं। तबाहकुन एक और मामला भी है, वो है मखसूस नशिस्तें जो दे दी गई, जो बंदर भांट हुई, जो माले गनीमत तकसीम किया गया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF, उसके बाद जनाब MQM, उसके बाद PTI पार्लियामेंटेरियंस, इस्तेकाम, बल्कि वो मैं देख रहा था कि शायद खाकान अब्बासी साहब की जो अवाम पाकिस्तान पार्टी है, वो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि वो लोग कह रहे थे कि अगर आपने टच भी किया होता इलेक्शन को तो हो सकता है आपको भी 2-4 मिल जाती, क्योंकि माले गनीमत था ना, बांट दें जी, इधर भी बांट दें, इधर भी बांट दें, इधर भी बांट दें। जिसने अवाम ने जिस पॉलिटिकल पार्टी को ये नुमाइंदगी दी थी, वो टेक्निकल बुनियादों पर वो छीन ली गई, छीन के दूसरे की झोली में डाल दी गई। और वो बहुत लेजिस्लेशन कर सकते हैं। 77 नशिस्तें हैं जो वो बांटी गई हैं, माले गनीमत बांटा गया है। और ये अब खैबर पख्तूनख्वा में भी हलचल करेंगे, क्योंकि माले गनीमत बांटा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक चलने वाली है। हालांकि आइन और कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं मिलेंगी तो दूसरी को कैसे मिलेंगी भाई? उसको तो आपने तनासुब के साथ ही देनी है ना। उनका तनासुब एक सीट का 4 तो नहीं बनता ना, लेकिन बन रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बना है, बांट दी गई हैं सीटें। ये मामला है और ये मुतनाज़ा तरीन फैसला है। ये अदलिया की तारीख में 13 जनवरी के बाद 27 जून 2025 तबाहकुन फैसला है। इस फैसले में 7 जजेस अगर आप देखें तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, 2 वो जजेस हैं जो 13 रुकनी पहले वाले उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने पहले केस सुना था। उसके बाद आगे आ जाएं बाकी जो जजेस हैं 5, जस्टिस मुसर्रत अली और जस्टिस शाहिद बिलाल। ये जजेस उस बेंच में शामिल नहीं थे। बाद में जो जस्टिस मुसर्रत अली उन दिनों बीमार थी और जस्टिस शाहिद बिलाल बाद में आए थे, ये दोनों उसमें शामिल नहीं थे। तीसरे जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस अली बाकर नजफी ये अप्रैल में तैनात हुए। इस बेंच में बढ़ने से चंद दिन पहले तैनात हुए, बेंच में आए, बेंच में बैठे, हुकूमत को वोट दे दिया। और उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस हाशिम काकड़ जो है फरवरी 10 या 11 को तैनात हुए थे। और जो जस्टिस मुसर्रत अली, जस्टिस शाहिद बिलाल, 5 जजेस ने केस पहले सुना ही नहीं, कोई सवाल भी नहीं किया। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग आपने कोई सवाल सुना हो? वो इक्का दुक्का सवाल हुए, पूरा केस, पूरा माइंड था उसमें पीछे। जिन जजेस ने केस सुना था उनको साइडलाइन किया गया अपने वोट पूरे करने के लिए। बज़ाहिर ये जज आ गए और उन्होंने वोट पूरे कर दिए और केस जो है वो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो इससे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिस रास्ते पे चल रही हैं, तबाहकुन रास्ता है, लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा, नहीं आएगा जब तक कि वो इक़्तिदार में हैं। तो ये मखसूस नशिस्तें बांट दी गई हैं और तकसीम कर दी गई हैं। और अब जो है वो मज़ीद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हलचल होगी। इसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये मतलब कहा है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि इस फैसले पर तो 10 जजेस के दस्तखत हैं। कहाँ हैं जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील बाजी के दस्तखत? कहाँ हैं जस्टिस सलाहुद्दीन पवर जो अलग हो गए थे?
तो अगर ये 10 मेंबर बेंच जज है, जो ये बेंच है, तो 13 मेंबर बेंच के खिलाफ ये कैसे फैसला दे सकता है? ये बड़ा अहम मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट में वो जा रहे हैं कि इसकी तो वजाहत करें ना, कहाँ हैं उनके दस्तखत? उन्होंने तो कहा था कि हमारे इंक्लूड ही नहीं होंगे उसमें फाइनल जजमेंट में, तो कहाँ है दस्तखत उनके? तो वो अभी कटा खुलना है, वो देखते हैं कि कहाँ पे वो मामला पहुंचता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी लंबी चौड़ी एक प्रेस रिलीज जारी की है, वो पढ़ते हैं आपके सामने। इलेक्शन कमीशन कहता है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के हालिया फैसले के बाद मीडिया पर बाज हल्के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। इलेक्शन कमीशन इस प्रोपेगेंडे के हकायक के बरक्स और झूठ पर मबनी करार देता है। ऐसे अनासर इलेक्शन कमीशन को बिला जवाज तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ताहम तारीखी हकायक, आला अदलिया के मुतादिद फैसले इस अमल के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराम करते हैं। पता है हमें 12 जुलाई को जो 8 जजेस ने पूरी चार्जशीट किया था इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है इसका जिस नहज पे ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला पहुंचा है। उसके बाद कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा अपने फ़राइज़ आइन और कानून की रोशनी में अदा किए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की बारहा अदालती तौसीक़ की गई। मसलन सेनेट इलेक्शन में खुफिया राय शुमारी और हाथ उठाने के तरीक़ाकार के मुतालिक इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़, जो कि आइन के आर्टिकल 226 के आइन के मुताबिक है, को सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, जिसकी सरबराही में उस वक्त के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद कर रहे थे, ने बरकरार रखा। जिसका इलेक्शन में कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के बेंच के जिसके सरबराह उस वक्त के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर बंदयाल थे, ने ना सिर्फ जायज़ करार दिया बल्कि उसे एक आईनी इकदाम तस्लीम किया। पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी तशरीह को भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उस वक्त के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में दुरुस्त करार देते हुए उसकी तौसीक़ की। कहाँ तौसीक़ की? अच्छा, वो जो बल्ला लिया था वापस जनाब काजी फाइज ईसा, जो एक मुतनाज़ा तरीन जज के तौर पर तारीख में जाने जाएंगे। 13 जनवरी का फैसला मुतनाज़ा तरीन जो फैसला होगा है। उसके बाद ये कहते हैं जी मजीद बरा आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की डी लिस्टिंग के केस में जब इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर APML को डी लिस्ट किया, तो उस फैसले को APML की तरफ सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा। उसके बाद कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखे हुए ऐसे मुतादिद जमातों को डी लिस्ट कर दिया जो कानून पर अमल करने से कासिर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर किया। लाहौर हाई कोर्ट छोड़ देने से आगे बढ़ते हैं। इस तरह हालिया सुन्नी इदार काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के केस में पहले पेशावर हाई कोर्ट और अब अदालत उज़्मा के आईनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन मौक़िफ़ आईनी कानून करार देती है बरकरार रखा। अच्छा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई 2024 से लेकर ये अभी रिसेंटली जब ये मई में केस टेकअप हुआ, अप्रैल में या मई में, तो उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले पर अमल ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया वो फैसला, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला। वजाहतें आती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मैं फिर कहता हूँ, अदलिया की जड़ें काटने में अदलिया के अंदर लोग मौजूद हैं। अदलिया की जड़ें, इंडिपेंडेंस जो ख़त्म कर रहे हैं, वो अदलिया के अंदर लोग मौजूद हैं। जब तक वो मौजूद हैं फिर ये काम मामलात होते रहेंगे। आगे चलकर इलेक्शन कमीशन साहब ये कहते हैं जी इसको बरकरार रखा। ये तमाम बयान करदा और उनके अलावा मुतादिद दीगर अदालती फैसले इस बात का नाकाबिले तरजीह सबूत है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी किस्म के सियासी दबाव में नहीं आता। बिल्कुल सियासी दबाव में नहीं। हमने देखा है कि आपके प्रिजाइडिंग अफसरान ने इलेक्शन से पहले क्या किया, कैसे नामजदगी नॉमिनेशन फॉर्म जो छीने जा रहे थे, क्या हो रहा था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया आपने। और उसके बाद कहते हैं जी सियासी दबाव हम नहीं लेते, अवामी शोर या सस्ती मकबूलियत के लिए अपनी फैसलों में तरमीम नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ आइनी तकाज़ों और कानूनी दायराकार और शवाहिद की बुनियाद पर फ़राइज़ सर अंजाम दे। ये कहना हारगिज़ मुबालगा ना होगा। इलेक्शन कमीशन का आइनी दायरा जो किसी सियासी जमात मफादाती ग्रोह के ऊँचे हथकंडों से मरऊब होने वाला इदारा नहीं है। अच्छा ये भी पता है हमें, इलेक्शन कमीशन से फॉर्म जो वो 47 9 मई 9 फरवरी 8 फरवरी और 9 फरवरी के मामला क्या थे वो भी सब लोगों को पता है। ये हमारी आंखों के सामने सारा कुछ हुआ है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऐसे अल्फाज के झंझट में डालकर जो हमको उस तरफ जनाब हम बड़े जनाब ये हैं। उसके बाद कहते हैं कि बस ये अजीब सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट थी। 12 जुलाई का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के 27 जून के फैसले ने, उस मुतनाज़ा फैसले ने, स्याह तरीन फैसले ने उस पे जो है वो उस मामले को ख़त्म यूँ किया कि तशरीह नहीं की, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट को ही नहीं देखा। बस उन्होंने कहा जी जो पेशावर हाई कोर्ट ने किया वो ठीक है। तो हैरान कौन है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अदलिया की जड़ें कौन काट रहा है? अदलिया के अंदर ही लोग मौजूद हैं। हमें इल्ज़ाम सिर्फ हुकूमत पे नहीं देना चाहिए, मेरा ये मानना है।
आपको हम अपडेट करते रहेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।